सबसे पहले तो मेरी गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है। उन सदस्यों को भी मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। आज करीब 1.5 महीने बाद इस स्थिति में आए हैं कि इस कोरोना में अब काबू है थोड़ा सा। एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी जब अस्पताल में बेड नहीं थे, गलियारों तक भरी पड़ी थी। पर आज अखबारों में जब पढ़ा देखा काफ़ी सुखद स्थिति है। डॉक्टरों से भी बात हुई और लगभग पूरा बैद हॉस्पिटल तो खाली हो चुका है और इसके अतिरिक्त बगड़िया अस्पताल है, उसमें भी नाम मात्र के पेशेंट अब बचे हैं। राजस्थान सरकार ने जो नीति बनाई और जो कोरोना को काबू करने के लिए पहल की, लॉकडाउन, इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर लोगों को समझाने का काम किया, उससे और सबसे बड़ा योगदान मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को और अन्य कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिन्होंने इसमें योगदान दिया। और इस दौरान सबसे बड़ी भूमिका रही हमारे अस्पतालों की, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, उनके सपोर्टिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, अन्य सभी अस्पताल से जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की और उसी की बदौलत जो ठीक होने पेशेंटों का रेशो था काफ़ी अच्छा रहा और आज इस स्थिति पर तक हम पहुँचे। पर फिर भी मेरी सबसे अभी भी यही अपील है कि जैसा राज्य सरकार ने, विशेषज्ञों ने कहा है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ काबू में आया है, तो जो कोरोना गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन सभी को करना है। 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, उसको बनाए रखना है। और सबसे बड़ी जरूरी कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य जितने प्रकार के आयोजन हैं जिसमें 30 जून तक सरकार ने रोक लगा रखी है, उसका ज़रूर पूरी तरह से पालन करना है, ताकि एक बार जो हमारा ज़िला रेड से येलो में आ गया है, जल्दी ही येलो से ग्रीन में आ जाए और ग्रीन में आने के बाद में पुरानी व्यवस्था है जो वापस शुरू हो सके। देखिए, सबसे पहले चुनाव के समय सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ था, जिससे नगर परिषद के सड़कों का सुधार हो सके। और उसमें ये काम आचार संहिता लगने से पहले ही स्वीकृत हो चुका था, इसलिए उस समय इसके टेंडर जारी हो चुके थे और इस 2 महीने के दौरान ज़्यादातर उनमें सड़कें पूरी हो चुकी हैं और बाकी बची सड़कों का कार्य चल रहा है, या महीने भर के अंदर वो सड़कें हो जाएंगी। बाकी पूरे के पूरे टेंडर जो जितने 46 जो छोटे पैकेज बना के जो टेंडर हुए थे, उनमें सब में काम शुरू हो चुका है। विधायक बन गए हैं आप और माननीय गहलोत साहब, माननीय पायलट साहब के खेमे रहेंगे कांग्रेस के प्रति निष्ठा रही? 1 मिनट पहले पूरी बात का जवाब दे दूँ। दूसरा, एक उस समय घोषणा हुई थी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की, उनके भी टेंडर हो चुके हैं। ठेकेदारों ने कुछ सड़कों के काम शुरू कर दिए हैं, कुछ में जल्दी शुरू हो जाएगा। पर कोरोना की वजह से हो सकता है कुछ ठेकेदारों ने अभी काम शुरू नहीं किया होगा, लेबर की समस्या थी, लॉकडाउन की वजह से मटेरियल की दिक्कत आ रही थी। उनमें से 1-2 सड़कों के काम शुरू हो चुके हैं, बाकी के जल्दी शुरू हो जाएंगे, पर टेंडर उन सब के हो चुके हैं। इसी दौरान जो कुछ कार्यालयों की घोषणा हुई थी, उनमें जो अपने उप तहसील कातर की घोषणा हुई थी, उसके प्रशासनिक और वित्तीय आदेश हो चुके हैं कुछ दिन पहले, जिसकी बजट में घोषणा हुई थी। और कुछ ही दिन में वहाँ कातर में उप तहसील में विधिवत कार्य शुरू हो जाएगा। अभी एक बार अस्थायी भवन को अब चिन्हित करने का कार्य किया जाता है, जहां एक बार अस्थायी कार्यालय में कार्यालय शुरू हो सके और उसके बाद में स्थायी भवन बनाकर वहां शिफ्ट हो जाएगा। एक और विधासर के लिए सिविल कोर्ट की घोषणा हुई थी बजट के समय,
उसके लिए भी आदेश आ चुके हैं और उसको भी एक बार अस्थायी भवन में जल्दी ही चालू किया जाएगा। इस घोषणा हुई थी तो उसके स्तर पर काम है कि सदर थाने के लिए जो पुलिस के जो प्रशासनिक स्तर पर काम उसमें हो चुका है, उसमें 41 गांव चिन्हित किए गए हैं सदर थाने में। वो 41 गांव सदर थाने में आएंगे, उसको अब नोटिफाई कर लिया गया है और उस आधार पर 2 दिन पहले स्टाफ जितना लगेगा, जितनी ज़रूरत होगी, उसकी स्वीकृति आ चुकी है। 60 आदमियों को स्टाफ उस थाने के लिए स्वीकृत किया गया है और उसके लिए भी एक बार अब अस्थायी भवन में ही एक बार उसको शुरू करना पड़ेगा और जल्दी ही वो सदर थाना शुरू हो जाएगा। जब सदर थाना शुरू हो जाएगा तो सुजानगढ़ शहर के लिए ऑटोमेटिक जो थाना है उसमें सिर्फ सुजानगढ़ शहर ही बचेगा, क्योंकि उसके अंदर बाकी जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे उस सदर थाने में शामिल कर लिए गए हैं। उसके बाद में जो अभी जो थाना चल रहा है उसमें एक भी गाँव नहीं रहेगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें शहर के लिए वो थाना रहेगा। कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी तो उसके लिए बड़ा भवन बनाया जाना है और उसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता, बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए नोडल अधिकारी यहाँ सुजला कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनको नियुक्त किया गया है और वो ज़मीन चिन्हित करने का काम शुरू है। इसी दौरान उनको एक और निर्देश दिया गया है कि क्यों न इसी सत्र में कन्या महाविद्यालय शुरू किया जाए, उसके लिए आप कोई स्थान देखो। तो उन्होंने अपनी तरफ से 3, 4, 5 जगह लोकेशन देखी है, उनको चिन्हित किया गया है और उनकी जो है चिन्हित स्थानों की सूची सरकार तक भिजवाई है और जल्दी ही उनमें से एक स्थान फाइनल होके और संभावना है कि इसी सत्र में इस कॉलेज को शुरू कर दिया जाए एक बार अस्थायी रूप से, और उसके बाद में जो ज़मीन चिन्हित होकर भवन का निर्माण होगा तो उसमें वो काम शुरू हो जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें पूरी डिटेल रिपोर्ट बननी है। उसमें क्योंकि लोड का काम होगा, 4 लेन है, उसमें ज़मीन की क्या स्ट्रेंथ है, वहाँ ज़मीन के नीचे पानी की गहराई की क्या स्थिति है और वो ज़मीन पर कितना लोड लेने की स्थिति में, उसके लिए एक DPR होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, जिसमें हर चीज़ का होता है और उस आधार पर फिर उसमें कितना मटेरियल लगना है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ उस पुलिया की बढ़नी है, वो सारा तय होता है और वो तय होने के बाद में उसकी एक फाइनल रिपोर्ट होती है कि भाई इतना बजट उसमें होना है और उस आधार पर वो टेंडर बनना है। उस DPR के लिए काम चल रहा है, उसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। जल्दी फर्म DPR आएगी और उसके बाद में उस DPR के आधार पर वो बजट जो फाइनल अमाउंट टेंडर का होगा वो जारी होके हो जाएगा और उसके लिए 2 साल का समय दिया गया है। अभी आपको पता ही है कि ये जब घोषणा हुई थी मार्च में, जब बजट आया था 18 मार्च को जब पास हुआ था और उसके कुछ दिन बाद में आचार संहिता लग गई थी। 2 महीने से ज़्यादा आचार संहिता लगी थी। 4 मई को आचार संहिता हटी। आज 4 मई यानी 30 दिन में ये काम हुआ है। तो धीरे धीरे सारे जो काम हैं, बिल्कुल जितने भी घोषणाएं हुई हैं सारी थोड़े दिनों में बिल्कुल धरातल पे आएंगी, पूरी होंगी। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी इस पे बिल्कुल भी तत्पर हैं। उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लगातार जैसे जैसे एक के बाद एक प्रशासनिक स्वीकृतियाँ, वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करती रही हैं और जो रेलवे ब्रिज वाली जो अंडर ब्रिज और उसमें जो काम है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल काम है, जिसमें कि इंजीनियर्सों को वो पूरी देखनी है और उसकी जो डिटेल बनेगी उसके आधार पे वो पुल बना है। नहीं तो आपने देखा होगा चूरू में एक पुलिया बना हुआ है, बनते ही वो आज भी वैसे ही पड़ा है, क्योंकि कोई ना कोई उसमें खामी रही है। जो ही उसमें आवागमन शुरू हुआ, या तो कोई वो DPR में कोई कुछ गलती हुई है या ठेकेदार में कोई गलती हुई है और वो आज भी उसमें अब आवागमन रोक दिया गया है पूरा। इसलिए कोई कमी नहीं रही काम में। इसलिए ये जो प्रक्रिया है इस चीज़ की, वो प्रक्रिया पूरी होएगी। प्रक्रिया के आधार पर ये काम है। विधायक बन गए हैं, माननीय गहलोत साहब के खेमे में रहेंगे या पायलट साहब के? कांग्रेस में कोई गहलोत साहब का खेमा है, न कोई पायलट साहब है। कांग्रेस में कांग्रेस का खेमा है। कांग्रेस के जो 106 विधायक हैं वो एक ही खेमे के हैं। माननीय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी माने जाते थे पायलट साहब के नज़दीक। देखिए, जब वो पायलट साहब अध्यक्ष थे तो उनके साथ वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, उनके साथ काम किया है। खेमे की बाजी की बात नहीं है।
जो तो उनके साथ उन्होंने लगातार 5 साल तक काम किया। जो बीजेपी सरकार थी उसके साथ संघर्ष किया और उसकी बदौलत राजस्थान में दोबारा कांग्रेस आई। पर आपको ये भी बताया कि गहलोत साहब के साथ जब गहलोत गवर्नमेंट आई राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने, उनकी हर सरकार में वो मंत्री रहे, उन्होंने अपना भागीदारी उनको सौंपी, इसलिए उनके लिए खेमेबाजी की कोई बात ही नहीं थी। बहुत बढ़िया।